जय हिंद दोस्तों, मैं शिव आपके अपने चैनल शिव एंड फॉर फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारा पूरा टॉपिक है दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम पूरे 40 पॉइंट्स में 40 पॉइंट्स में पूरा डिटेल्स में वन शॉर्ट वीडियो मात्र एक वीडियोस में, और ये वीडियो हमारा 40 पॉइंट्स को कवर करेगा और सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कि बच जाए। तो आपके अपने चैनल शिव एंड फॉर फिजिक्स जो आपको सिखाता है फिजिक्स के बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आपका टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है, आप बोलेंगे सर इसमें से चार्ज आपने स्टार्ट कर दी, ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने लगे क्या? नहीं दोस्तों, बट इसमें क्या चार्ज का कांसेप्ट है। इसी चार्ज का एक पूरा खेल है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो क्या होता है? रुका हुआ होता है। उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, यानी चार्ज रुका हुआ है। जब चार्ज फ्लो हो जाता है, बहने लगता है, दौड़ने लगता है, उसको हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा जो भी मेन पॉइंट्स है, जो भी हमारा बेसिक्स है, सब क्लियर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मात्र 40 पॉइंट्स में सभी पॉइंट्स हम क्लियर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा पहला पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है चार्ज। चार्ज किसे कहते हैं? जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपने क्लियर किया है, चार्ज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ एवरी बॉडी ड्यू टू व्हिच टू बॉडीज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आवेश जो होता है, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि आप विद्यार्थी हो, आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, हम देश के नागरिक हैं, यानी हमारे देश के नागरिक को हर एक का कर्तव्य है देश के प्रति कुछ करना। ठीक है, आप फैमिली मेंबर हो, आपका कुछ कर्तव्य बनता है कुछ करना। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी बॉडी का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है? वो चार्ज होता है, जिसके वजह से कोई भी बॉडी अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। क्लास में आप जाते हो, स्कूल में जाते हो, पढ़ने जाते हो, कोई पढ़ने के लिए जाता है, कुछ और करने के लिए जाता है, समझ रहे हो ना? तो भावनाओं को समझो, समझिए बाबू, आप बहुत समझदार। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है शिव एंड फॉर फिजिक्स, वो क्या करता है? आपको एक्सप्लेन करता है सभी चीजों को छोटी-छोटी। ठीक है, तो चार्ज समझ गए। चार्ज में बेसिकली क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पूरा जो खेल है, पूरा जो तमाशा है, पूरा जो सर्कमस्टांसेस है, सब इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित होंगे। किस पे आधारित होंगे? इलेक्ट्रॉन्स पे आधारित होंगे। ठीक है बाबू, तो अगला जो हमारा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं करंट। करंट क्या होता है सब? द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। जैसे देखते हो पानी की धारा, दूध की धारा, तेल की धारा, ये सब क्या है? धाराएं हैं, धाराएं। उसी प्रकार से विद्युत धारा, इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस दैट का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। जैसे पानी बह रहा है, पानी की धारा, दूध बह रहा है, दूध की धारा, जो भी बह रहा है उसकी धारा, पढ़ाई बह रही है, पढ़ाई की धारा, एक्स वाई जेड जो भी बह रहा है। तो यहाँ पे हमारे कहने का तात्पर्य यह है बाबू कि यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले करंट क्या होता है? करंट किसी भी चीज का बहाव, उसी को हम करंट कहते हैं। क्या होता है? द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। ठीक है सर, तो ये बात तो हो गई। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? द कंटीन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन बहता है, जो चार्ज बहता है, जो दौड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है बाबू, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। देखो इधर ध्यान से, अब इसको दूसरे शब्दों में सर किताबी भाषा में बताइए, थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन बताइए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर विद टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज जनरली डिनोटेड बाय I इक्वल टू Q अपॉन T। ऐसा यूनिट जो हमारा चार्ज होता है उसका क्या होता है? कूलम, और टाइम का सेकंड। तो आप चाहो तो कूलम पर सेकंड कह सकते हो, और एक शब्दों में आप कह सकते हो ऐसा यूनिट एम्पीयर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक टर्म आया है कंडक्टर। क्या है? कंडक्टर। तो इसको हम समझ लेते हैं कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। तो अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं? इन सिंपल वर्ड्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा। आप एक बात बताओ, मान के चलो आप, ठीक है, आपके पास यदि ज्यादा बुक्स दे दिया जाए, बाबू इसको पढ़ो तभी तो पढ़ोगे। आपके पास 10,000 रुपए दे दिया, भाई इसे खर्च करो, और किसी के पास 10 रुपए दिया जाए खर्च करो, तो कौन ज्यादा खर्च करेगा? जिसके पास ज्यादा पैसे रहेंगे वही तो खर्च करेगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास ज्यादा रहेगा उसी से तो ज्यादा फ्लो होगा, जिसके पास कम रहेगा उससे कैसे ज्यादा फ्लो होगा? तो कंडक्टर्स में क्या होता है? दोज मटेरियल्स व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है वो ज्यादा होती है, और क्या होती है? दोज मटेरियल्स व्हिच हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई कंडक्टिविटी। जब यार इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेगा तभी तो फ्लो ज्यादा होगा, और जब फ्लो ज्यादा होगा यानी कंडक्टिविटी बढ़ेगा। कंडक्टिविटी बोले तो सर करंट जो है कितना ज्यादा पास कर रहा है,
उसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। तो सर इसका हम पता कैसे चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तभी तुम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, तुम्हारे पास कम पैसा है तो कम ही खर्च करेगा। सिमिलरली ये हमारा ऑप्शन होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी क्या हुआ हमारा, कम हो, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जांपल सर बता दीजिए, ऑरम, कॉपर, ठीक है, सोना, लोहा, ये चांदी, ये सब क्या है हमारे कंडक्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ज्यादा होता है। बच्चों समझ पा रहे हो, ठीक है। अगला सर इंसुलेटर किसे कहते हैं, तो वेरी सिंपल में बाबू, दोज मटेरियल्स व्हिच हैव नेग्लिजिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, हम तुमको 10 रुपए देंगे, किसी को 10,000 रुपए देंगे, बताओ कौन ज्यादा खर्च करेगा, 10,000 रुपए वाला 10 रुपए में 10 ही रुपए है, किसी पर 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी पर 10,000 इलेक्ट्रॉन है, कौन ज्यादा फ्लो करेगा, 10,000 पर करेगा, ठीक है। तो वो जिसमें रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, रेसिस्टिविटी यार इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना, तो कहने का तात्पर्य है, तो कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, और क्या होता है, कंडक्टिविटी ज्यादा होता है कंडक्टर्स में, और रेसिस्टिविटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। जब कम रहेगा कम फ्लो होगा, कम पैसा रहेगा कम खर्च करेगा, ठीक है बाबू, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये होता है इंसुलेटर का। इसका एग्जांपल बता दीजिए, रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड, ड्राई एयर, ये सब एग्जांपल होते हैं किसके, इंसुलेटर। यानी ये विद्युत के क्या होते हैं, साथ साथ कार्य नहीं करते, उसके अपोजिट काम। चलो तो दाएं तो हम बाएं, समझ गया ना, जैसे घर में होता है नियर लिंक, ठीक है। इधर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स कहां, ज्यादा होशियार है आपको, चलिए आइए, अब ये शादी करने का मूड है, देखो हां सीधा बैठ, ठीक है ठीक है। देखिए तो कहने का तात्पर्य क्या है बाबू, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, इसका मतलब क्या होता है, इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट फाउंड बिकॉज़ ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होता है बाबू, जब ज्यादा रहता है, हां ज्यादा पैसा ठीक है खर्च कर लेना, हद चुप नहीं रहता है, देखो ठीक है बाबू, ठीक है, हम आपकी भावनाओं को समझें। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तभी तो ज्यादा फ्लो होगा। तो कंडक्टर्स में हमारा क्या होता है, करंट इन कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट फाउंड बिकॉज़ ऑफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू, क्या पाया जाता है, इसमें हम पाते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट हमें कहां पाया जाता है, कंडक्टर्स में पाया जाता है, ठीक है। कहां गिर रहा है भाई को सुधुआ ऐसे नहीं रहा है। चलो इधर देखो, अगला हमारा जो पॉइंट है बाबू वो है ओम्स लॉ, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम ने एक बताया था, रिलेशन बताया था, कुछ बताया था अपने बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी बारे में, अपने बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी बारे में क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू ओम्स करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। यानी मान के चलो कोई कंडक्टर है, वहां से क्या पास हो रहा है बाबू, करंट पास हो रहा है, उसमें कुछ रिलेशन है, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर। ऐसा नहीं है कि टेंपरेचर कभी 0 डिग्री सेल्सियस, कभी 40 डिग्री सेल्सियस, कभी 50, हमेशा क्या होता है कांस्टेंट टेंपरेचर, चाहे 0 रखो चाहे 40 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बट कोई नहीं, हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्योंकि शिव 124 फिजिक्स का कार्य ये है सभी बेसिक्स कांसेप्ट को क्लियर करना। जब एक बार कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा बाबू, हां या ना बोलो, जब कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो भी हमारा न्यूमेरिकल्स है उसको सब करेंगे, समझ रहे हैं बाबू, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इधर उधर मत नजर दौड़ाओ। तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बोथ एंड्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर। क्या होता है, जो कंडक्टिंग वायर का बोथ एंड होता है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, करंट होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इन सिंपल वर्ड्स V बराबर R। ये सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या हो गया, तो यहाँ पे जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हमने यहाँ पे R लिखा है, और R को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बाबू, या फिर रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है कि सर रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं सर ये पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं, the work done due to carrying a charge from one point to another point in an electric field is known as electric potential। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जो कार्य किया गया है ना उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। सर इसका मतलब समझो बात। एक हमारे 11th में चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। ये तीनों जो है ना वो रिलेटेड। सबसे पहले फोर्स हमें पता ही है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F बराबर mv। अब जो क्या होता है ना, वो जो वर्क होता है वो होता है W इक्वल टू Fs cos थीटा। यानी यहाँ पे हम खड़े, इधर से कोई धकेल रहा है, समझ गए, धकेल रहा है तो आगे बढ़ गए, यदि कोई इधर से धकेल रहा है हम पीछे आ रहे हैं
तब हमारे ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, ऑपोजिट वर्क हो रहा है। यानी कर भाई पढ़, और तुम कर हाँ पढ़ गया आ जा वो पढ़ ले, अब वो बैठा लगा कह रहे बाबू पढ़ लो, अरे नहीं पढ़ना तो मार के दिखाइए ना, मारेगा तो छोड़ देना थोड़ा सा, समझ गया ना, आप ही करो। तो कहने का तात्पर्य ये है बाबू, जब हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में यदि हमारा कार्य हो रहा है, हमने फोर्स लगाया, बॉडी पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड होगी तो कहा जाता है हमारे द्वारा वर्क डन किया। हमने इधर लगाया उधर, बाबू पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे क्या कर ले, तो फोर्स का कोई काम नहीं हुआ, समझ गया ना। एक साल आपने पढ़ा, ठीक है, फेल हो गए, कोई महत्व नहीं रहा, समझ गया ना। सब नॉलेज तो रहेगा, तो नॉलेज तो महत्व रहेगा, हां वो तो अलग मैटर है, ठीक है ना। चलो नॉलेज को भी बेकार है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल समझिए क्या होता है, मतलब द वर्क डन ड्यू टू कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय V। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, वो V से। और V हमारा क्या होता है, W/Q, यानी वर्क डन चार्ज, W/Q क्या ले जा रहे हैं, वर्क डन हम चार्ज पे कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि आप दूसरे शब्दों में चाहो, एक पॉइंट से दूसरे टाइम में जितना वर्क डन किया जा रहा है चार्ज को ले जाने, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। इसको V से डिनोट करते हैं, V होता है W/Q। ऐसे यूनिट की हम बात करें तो एक शब्द में वोल्ट कहते हैं, ठीक है। और यदि आप चाहो तो W का ऐसे यूनिट जूल और चार्ज का जूल पर कूलम कह सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल्स के डिफरेंस को हम कहते हैं पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, एक टर्म आ गया सर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं बाबू, द एरिया और रीजन अराउंड इन व्हिच अदर चार्जेस एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। यानी वह क्षेत्र जहां तक कोई भी चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सिंपल सा। रैंडम वेलोसिटी क्या होती है बाबू, एक टर्म होता है हमारा रैंडम वेलोसिटी। ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड ऑफ आवर बॉडी रिवॉल्व विद हाई स्पीड। रैंडम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर फिर इधर टकराता है, समझ गए। अब फिर रीवैल्यू करता है, टकराने के बाद से रुकेगा ना भाई, इधर टकराएगा फिर इधर टकराएगा, नैनोसेकंड पिकोसेकंड, समझ रहे हो। तो उसी को हम कहते हैं रैंडम वेलोसिटी। ये क्या होता है, all free electrons inside a body revolve with a high speed randomly, which is called random velocity of electrons, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, random velocity of electrons, ठीक है दोस्तों। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स में यदि हम डेफिनेशन की बात करें, when an external potential difference, फिर से यहाँ पे टर्म आ गया कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर। ऑलरेडी इससे पहले वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो when an external potential difference applied between the both end of a conducting wire, मान के चलिए ये हमारा वायर है, मार्कर बट मान के चलिए हमारा ये वायर, इसके दोनों एंड हिस्सों की तरफ यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो क्या होता है, देन द एवरेज वेलोसिटी, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन गया, एवरेज वेलोसिटी रिसीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे हम vd से डिनोट करते हैं, v और नीचे छोटा सा लिख देते हैं हम d, ठीक है। इसे vd पढ़ते हैं और vd बराबर होता है l/t। यानी हमारा जो वायर था, जो एंड्स ऑफ द वायर थे, इनके दोनों के बीच का हमारा लेंथ क्या है l, और जाने में टाइम कितना लगा, एवरेज कितना, vd बराबर l/t। ऐसे यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है, ये लेंथ होता है, लेंथ का ऐसे मीटर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, इसलिए इसके ऐसा होता है मीटर पर सेकंड, क्लियर। इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या लिया जाता है, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव लिया जाता है। एक और जो हमारा अगला टॉपिक है वो एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट में और किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगला जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल शब्दों में हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं और vd को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेसिफिक हर एक पॉइंट पे वीडियो हमारे YouTube पे, ये हमारा वन शॉट वीडियो है। तो डायरेक्ट हम रिलेशन लिख रहे हैं, क्या होता है रिलेशन, vd I/n/AE, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। vd होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I होता है इलेक्ट्रिक करंट, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मींस दैट एक यूनिटी ले लीजिए वॉल्यूम का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हमने स्मॉल n दिया है। तो जो हमारा स्मॉल ई है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक नॉर्मल हमारा रिलेशन होता है vd I/n, ठीक है बाबू। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो अगला जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक बात बताओ, रिलैक्स का मतलब क्या हुआ, रिलैक्स, अरे आराम मिला भाई, ठीक है। जो बॉडी होता है वो मटेरियल होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं, इधर घूमते हैं उधर घूमते, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ठीक है, एक बार आ गया इलेक्ट्रॉन, आ गया, एक बार चला गया इलेक्ट्रॉन, एक बार इधर गया इलेक्ट्रॉन,
एक बार इधर गया इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो? यानी इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ता है फिर उधर जाता है, फिर उधर लड़ता है, फिर छोटा सा ही जगह है, मान के चलिए इसमें 10 बच्चों का है, दौड़ो आपस में, छोटा सा एक रूम ले लो, उसमें 50 बच्चों को बैठा दो, चलो दौड़ो, तो एक दौड़ेगा उधर चोट लगेगा, फिर किधर जाएगा दौड़ेगा, फिर इधर, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और वो तो एक जगह रुकते नहीं है, वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो वहां क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, तो जो टकराने के बीच का, कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, जो डिस्टेंस के बीच कुछ ना कुछ समय तो होगा, कुछ ना कुछ तो समय हमें मिलता होगा कि एक टकराया दूसरा टकराया, चाहे वो जो टाइम है हमारा माइक्रो सेकेंड ही क्यों ना हो, नैनो सेकेंड ही क्यों ना हो, पिको सेकेंड ही क्यों ना हो, फेम्टो सेकेंड ही क्यों ना हो, पेटो सेकेंड ही क्यों ना हो, यानी मिलियंस पार्ट क्यों ना हो सेकंड का, बिलियंस पार्ट्स क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा बाबू, तो उसी टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इन सिंपल बस, ठीक है? दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो टक्कर होता है उसमें जो समय होता है ना, उसी को रिलैक्सेशन है, वाह रिलैक्स मिल गया, आराम मिल गया, समझ गए? ठीक है, तो हम डिफाइन क्या करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स is called relaxation time, और सेम बात when an external potential applied between the both end of the wire, ठीक है? इट इज जनरली डिनोटेड बाय टाउ, टाउ से इसको डिनोट करते हैं बाबू, और टाउ का जो हमारा फार्मूला होता है 2mvd अपॉन स्मॉल e इनटू कैपिटल, 2 हमारा कांस्टेंट है, m जो है वो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, vd पता है आपको क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल E क्या वो कमेंट करके बताइए, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, कैपिटल E क्या है कमेंट करके बताइए कि सर क्या है ये कैपिटल E, ठीक है? ये आपके लिए रहा, अच्छे बच्चों कमेंट करके बताओ, ठीक है? अगला जो हमारा पॉइंट है बाबू वो है करंट डेंसिटी, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं धारा घनत्व। क्या होता है सर करंट डेंसिटी? बहुत सिंपल होता है बाबू, कोई भी बड़ा चीज नहीं है, ठीक है? बिल्कुल प्यारे शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में शिव 1 to 4 पे जैसा आपको पढ़ाता है, बेसिक्स आपके क्लियर करता है। एक बार बच्चों एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया तो चाहे हमारा बोर्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे जेईई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, क्रैक कर दोगे एट द लेवल ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है दोस्तों? तो ये जो हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी किसे कहते हैं सर? The current passing through per unit cross sectional area of a wire perpendicularly is called current density. यानी कोई वायर हो गया परपेंडिकुलरली जितना हमारा करंट पास कर रहा है उसी को करंट डेंसिटी कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसको हम जे वेक्टर से डिनोट करते थे ना, वो वेक्टर लगा दिया, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें डायरेक्शन होगी, और इसका जो वैल्यू होता है I by A। I क्या है बाबू? I क्या है हमारा करंट, देखो लिमिटर में है, तो I by A, ठीक है बाबू? ठीक है, इसका यदि हम बात करें यूनिट की क्या होती है, आई का हमें पता है एम्पियर होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारा पॉइंट है उसका नाम है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। करंट जो डेंसिटी होता है अभी हमने पढ़ा J वेक्टर इक्वल टू I अपॉन A, और अभी हमने पढ़ा है VD, VD क्या होता है L by A, ठीक है? जब उनको हम रिलेट करते हैं आपस में तो हमारा एक ये फार्मूला आता है, ऑलरेडी मैंने इसका स्पेसिफिक वीडियो जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी डाल दिया। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, सर ये डायरेक्ट आप पढ़ा रहे हो, तो ये मेरा वन शॉट वीडियो, ठीक है बाबू? तो इसीलिए इसमें हम डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो रिलेशन होता है किसी प्रकार की समस्या हो जाके देख लेंगे। J बराबर क्या होता है NEVD। अब इसमें स्मॉल n क्या है बाबू? कई बार बता चुका, स्मॉल n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर बाबू? जो स्मॉल e है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा vd है, vd बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्लियर? अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बाबू? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहते हैं? कॉन्टेक्ट डेफिनेशन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यह रेशियो होता है बाबू किसका रेशियो? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रॉन एंड अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द विंड ऑफ द वायर। सिंपल शब्द में कोई पूछे कि सर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ किसका? आंसर देखो vd अपॉन e वेक्टर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो का मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। असाइनमेंट की बात करें बाबू तो अभी हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें जैसे पता है न्यूटन पर, ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो मीटर इनटू कूलम अपॉन न्यूटन इनटू सेकंड, ठीक है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। यहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। जैसे कि हमने वो पढ़ा है चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है अट्रैक्ट करने के लिए।
उसी प्रकार से रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है बाबू, यदि आप पढ़ना चाहते हो ना तो अंदर से कुछ कहेगा, ए मत पढ़, कल पढ़ लेना, समझ गए? आज वर्क मिला है, कहेगा कि नहीं भाई कर लेते हैं, अंदर से कुछ आएगा नहीं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है कि रोकने का कोई प्रयास करता है, ठीक है? भाई देवी यदि पढ़ने बैठ भी गए तो थोड़ा नींद आ जाएगा, चल ना भाई कल पढ़ लेना, 1 घंटा बाद पढ़ लेना, 2 घंटा बाद पढ़ लेना, कल पढ़ लेना, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, ये रेसिस्टेंस है। पढ़ना चाहते हो कहते रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, आप जो कार्य कर रहे हो उसको रोकना, आपको रोकना। और अच्छे बच्चे क्या करते हैं, रोकेगा, तू रोक के देखा, 1 घंटा बाद ना तुमसे कोई 1 घंटा मन करे कि चलो ना यार 1 घंटा बाद पढ़ेंगे, तो नहीं ये काम करते ना, 1 घंटा बाद आराम कर लेते हैं, समझ गए? इस प्रकार का कांसेप्ट लाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने जीवन में सक्सेस होंगे, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी। देखो, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एवरीबॉडी व्हिच ऑलवेज अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। यानी यदि हम करंट की बात करें तो करंट में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अवरोधक, प्रतिरोध, यानी रोक रहा है। तो जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको जो रोकने की कोशिश करे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर से रोको, नहीं इधर से रोकना है, रेजिस्टेंस का नहीं भाई उधर ही रहा इलेक्ट्रॉन, आगे नहीं बढ़ना, समझ गए? इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है बाबू? रोकता है किसका, फ्लो ऑफ करंट को। फ्लो ऑफ करंट हम पढ़े ना, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को हमने क्या कहा, फ्लो बह रहा है, क्या बह रहा है, करंट बह रहा है। तो करंट नहीं बह रहा है, एक्चुअली चार्ज बह रहा है। क्या बह रहा है बाबू, चार्ज बह रहा है। चार्ज जब बहता है, फ्लो करता है, दौड़ता है, तो हम करंट उसे कहते हैं। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज करंट को रोकने का जो प्रयास करे उसी को हम क्या कहते हैं बाबू, रेजिस्टेंस। सिंबल क्या होता है बाबू, ये सिंबल होता है अपना, ठीक है? एक लाइन अवरोधक, ब्रेकर देखे हो ना, गाड़ी कूदते कूदते जाता है, ये अवरोधक, ठीक है? यानी रोकने का कार्य करता है। अब मान के चलो गाड़ी से जा रहा हो 90 की स्पीड जा रहे हो, ठीक है? बीच में क्या हो गया, ब्रेकर आ गया, तो गाड़ी स्लो होगी, नहीं स्लो होगी तो जाओगे खत्म है, समझ रहे हो ना, गड्ढे में जाओगे, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं करना। तो इसका जो वैल्यू दिया जाता है बाबू, ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, जो v होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। जो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, r कहते हैं। और इसी r को हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ओम्स लॉ के हमें पता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जो हमारा होता है v इक्वल टू ri, तो वहां से r बराबर v बाई i। ऑलरेडी हमने वीडियो में भी इससे पहले डिस्कस किया, ठीक है? ऐसे यूनिट की बात करें बाबू, तो ये हमारा क्या है, v पोटेंशियल। पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट, और करंट का क्या होता है, एम्पीयर, यानी वोल्ट पर एम्पीयर। और इसको एक शब्द में कहते हैं बाबू ओम। क्या कहते हैं, ओम। ओम हमारे जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में, रिस्पेक्ट में, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका हमने ऐसा यूनिट रखा है, क्लियर? ठीक है। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो निर्भर करता है कि तार जो है कितना लंबा है, और निर्भर करता है कि उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L अपॉन A, ठीक है? यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम कहते हैं रो। क्या है बाबू, ये किसका साइन है, रो का। रोना नहीं है पागल, रो का साइन लेंगे, देख रहे हो? थोड़ा सा मुंडी ऊपर है और ये थोड़ा सा नीचे S है और S एक सटा हुआ है, जैसे इसको हम रो कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे L है लेंथ, A है एरिया, और हमारा जो रो है उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको और भी चीज हम कुछ कहते हैं जो कि आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये बच्चों, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि हमने पढ़ा रो से डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है बाबू, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ वायर। यानी जो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसको जो हम रो कहते हैं, इसको हम रेसिस्टिविटी ऑफ वायर के भी नाम से जानते हैं बाबू। और इट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वायर एंड टेंपरेचर ऑफ ए बॉडी। यानी ये किन किन बातों पे निर्भर करता है बाबू, ये निर्भर करता है नेचर ऑफ वायर एंड टेंपरेचर ऑफ बॉडी। यानी वायर का नेचर कैसा है और टेंपरेचर क्या है, इन बातों पे निर्भर करता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट टेंपरेचर पे जो रेसिस्टिविटी होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है? तो हमें पता है R इक्वल टू रो इनटू L बाई A। इस फॉर्मूले से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, रो को यही रहने दो, R यहाँ है, A को इधर लेके चल जाओ, R इनटू A हो गया, और L को नीचे आ गया। तो रो अपनी जगह पर ही है, ये नीचे, ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया, तो रो बराबर R इनटू A बाई A। ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम इनटू मीटर हो जाता है। जो रो का ऐसा यूनिट होता है वो मीटर हो जाता है। कैसे, ध्यान से। जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको हमें पता है, ऐसा यूनिट की हम बात करें तो क्या होता है वो बताओ,
आर का होता है ओम रहने दो, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है ओम इनटू मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू रेसिस्टिविटी का ओम इनटू मीटर, ठीक है। और यानी रेजिस्टेंस में मीटर से मल्टीप्लाई क्लियर, तो हमारा हो जाता है रेसिस्टिविटी। ऐसे यूनिट हो गया क्लियर। यदि सपोज कीजिए क्या हो, यदि a बराबर 1 मीटर स्क्वायर एंड l बराबर 1 मीटर, यदि एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ यदि 1 मीटर हो, तब क्या हो जाएगा दैट रो हमारा r के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों बराबर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स यदि हम लैंग्वेज में जाएं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी 1 मीटर लंबा तार ले लो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दो 1 मीटर स्क्वायर, तो उससे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है रेसिस्टिविटी हो जाता है, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाता है जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी दोनों बराबर होते हैं। यानी जो वेरियस मटेरियल्स होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी क्या होती है, यानी सबसे पहले तो टेम्परेचर पे निर्भर करना पड़ेगा, टेम्परेचर बदलते जाएंगे रेसिस्टिविटी बदलती जाएगी, तो टेम्परेचर हमें एक फिक्स रखना पड़ेगा। तो कुछ मटेरियल सबसे पहले जो डिफरेंट बॉडीज का रेसिस्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है, क्लियर, ये बात हमारा क्लियर है। तो रेसिस्टिविटी किन बातों पे निर्भर करता है, रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट, यानी विभिन्न वस्तुओं के हमारे जो पदार्थ होते हैं उनकी रेसिस्टिविटी अलग अलग हो सकती है, क्लियर। अब हम रेसिस्टिविटी देखना चाहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यदि टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो सिल्वर का होता है 1.6 into 10 power minus 8 ओम into मीटर, और कॉपर का होता है 1.7 into 10 power minus 8 ओम into मीटर, क्लियर बाबू। ये हमारे टेबल बना रखा है एनसीईआरटी फिजिक्स में, ठीक है, तो टेबल की आवश्यकता पड़ेगी तो आप देख लेंगे, अदरवाइज इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं तो मतलब नॉर्मली दिया रहता है कि ये इसका रेसिस्टिविटी है, बट एक बात याद रख लेंगे जैसे कॉपर का क्या होता है, सिल्वर का क्या होता है, जो हमारे वायर्स में नॉर्मली यूज होते हैं उसको याद रखेंगे तो हमारा काम चलेगा, ठीक है बाबू। तो अगले पॉइंट पे ठीक है बच्चों, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंडक्टेंस। मान के चलो कोई रोकने का प्रयास करता है तो कोई बढ़ाने का भी तो काम करता है, जैसे वो दोस्त मिल गया, ए चल कल आज मूवी देखने चलते हैं, चले हाँ चल, तो टीचर आ यार होमवर्क नहीं करेगा ना आप तो समझ लियो हाथ कट टूट जाएगा तुम्हारा, तो मैं बाबू तो एक तो होता है जो तुम्हें कहता है अपने रास्ते से भटकाते कहते रास्ते पे जस्ट लाइक टीचर एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या कहता है, द कंडक्टेंस इज इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस, यानी अच्छाई होती है बुराई होती है, तो बुराई होती है तो अच्छाई भी होती है, ठीक है। तो कंडक्टेंस कहता है चल दौड़ रहा है तुम, चल दौड़ाते हैं तुमको, ठीक है। रेजिस्टेंस दौड़ क्या करता है, जब दौड़ रहा है रुक, कंडक्टेंस दौड़ रहा है हाँ चल चल भाई और दौड़ और दौड़ और दौड़, समझ लो ये सब बातें होती है। कंडक्टेंस क्या करता है और दौड़ाता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी और रेस, हम लोग पढ़ा है सब। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और यहां पे दूसरा कैपिटल जी। अब क्या करोगे सर, कोई नहीं नोबेल प्राइज लेना ना, वहां जाकर डिस्कस करेंगे हम सब, कोई बात नहीं यार, मास्टर भी लेगा तुम भी लेना, वो आगे की बात है, ठीक। तो कैपिटल जी और के से करते हैं, लेकिन हमको डिस्कस करना चाहिए, जैसे मोमेंटम भी पी हो जाता है और भी बहुत सारे आगे जैसे मिल जाएगा, पावर हो जाता है हमारा तो वो भी पी से होता है, मोमेंटम भी सर कैसे समझेंगे, दोनों दे दिया मेंशन नहीं किया, ये कुछ है गलतियां हैं, आगे हम सुधार करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय जी और के, क्या होता है कैपिटल जी बराबर होने की एक बात है, ये क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है किसके लिए क्वांटिटी, ध्यान रखो। टेंपरेचर, ठीक है, तो कंडक्टेंस समझ गया सर, क्या से कहां लेके रिलेट कर दो, कोई नहीं वो फिजिक्स हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं यार, कुछ तो समझो। टेंपरेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, टेंपरेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, एक शब्द में सर कोई पूछे जब टेंपरेचर बढ़ता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, टेंपरेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। When temperature of conducting wire increases then its resistance also increases, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है RT बराबर R0 into 1 plus alpha t minus t naught। सर ये क्या लिखूंगा, ध्यान से RT है हमारा, मान के चलो हमने टेंपरेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस एट टेंपरेचर 0 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी 10 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो RT है हमारा टेंपरेचर T तक निकालना है, ठीक है। R0 है इनिशियल में जितना हमारा टेंपरेचर होगा, अल्फा को कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट, क्या है अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट, T क्या है हमारा टेंपरेचर एट RT, T0 क्या है टेंपरेचर एट R। एक टर्म आया थर्मल कोएफिशिएंट, जैसे कि आपको पता है SE124 क्या कहता है, पूरा बेसिक्स में क्लियर करते हैं बाबू, जब बेसिक्स क्लियर कर लेंगे तभी तो हम आगे कोई भी एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, बेसिक्स हम क्लियर करना है, कांसेप्ट्स को क्लियर करना है। तो थर्मल कोएफिशिएंट क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस एंड
हैं वो ओरिजिनल। रेसिस्टेंस में चेंज हुआ और जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है उसी को रेशियो को हम कहते हैं थर्मल कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसे कहते हैं? The energy generated by the movement of electrons from one point to another point is called electrical energy। सबसे पहले एक बात बताओ, एनर्जी किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जो कांसेप्ट शुरुआत होती है ना फोर्स से होती है। फोर्स क्या होता है? F बराबर ma। वर्क क्या होता है? W बराबर Fs। यदि डायरेक्शन हो तो Fs cos थीटा। ठीक है, यानी हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया और यदि वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो हम कहते हैं कि वर्क डन किया गया। और जो वर्क डन होता है ना वो स्टोर हो जाता है किसके रूप में? एनर्जी के रूप में। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है? द एनर्जी जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, फोर्स हमने लगाया XYZ किसी मीडियम से, फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया तो वर्क डन हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन हुआ तो जो एनर्जी बनी वो क्या होता है? वर्क डन जो स्टोर हो जाता है ना वो एनर्जी में हो जाता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? जैसे एनर्जी का कांसेप्ट होता है सेम वैसे कौन इलेक्ट्रिकल कहते हैं। कब? जब चार्ज का कांसेप्ट हो, इलेक्ट्रॉन्स का कांसेप्ट हो, उस समय जो एनर्जी स्टोर होती है, जो वर्क डन स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ठीक। पावर किसे कहते हैं? द रेट ऑफ टोटल डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो हमारा रेट होता है, कार्य करने की दर होती है, उसको हम पावर कहते हैं। और जो कार्य करने की क्षमता होती है, द कैपेसिटी ऑफ टोटल डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एंड द रेट ऑफ टोटल डूइंग वर्क इज कॉल्ड, मान के चलो हम यहां से वहां दौड़ रहे हैं, 5 मिनट में दौड़ लिया, तो ये हमारा क्या है? 5 मिनट जो समय लग रहा है ना, यानी हमारी शक्ति है। क्या शक्ति है? यहाँ से वहां तक दौड़ सकते हैं और ये कितना जल्दी हम कर सकते हैं वो हमारे शक्ति को दर्शाता है। और ये क्षमता, क्षमता क्या है? W बराबर Fs cos थीटा। क्या है? Fs cos थीटा। जो एनर्जी स्टोर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। क्लियर? तो यदि हम बात करें कि पावर किसे कहते हैं, सिंपल शब्दों में दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं पावर किसे कहते हैं। द रेट ऑफ टोटल डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो उसी कांसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक में हो जाएगा पावर। इलेक्ट्रिक पावर मेजर्स द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो हमारा एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट का टर्म आ गया। सर्किट क्या होता है? जहां से हमारा जो हमारा सर्किट है वहां से क्या होता है? 2 जगह 3 जगह जितना जगह हम भेजना चाहे वहां से करंट को हम फैलाते हैं। ठीक है, तो सर्किट कनेक्शन बहुत ज्यादा करना हो तो उसी को हमारा नाम होता है सर्किट। ठीक है, तो ट्रांसफर किया जाए इलेक्ट्रिक सर्किट पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी सर्किट से कितना हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक पावर प्लस द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर्किट से हमारा कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रवाहित हो रहा है कितने समय में? पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कितने समय में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। सिंपल शब्दों में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कितने समय में वहां से जा रहा है वही हमारा सर्किट मापता है। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम इज नोन एज पावर। सिंपल शब्दों क्या होता है? P बराबर W by T। जैसे हमें पता है वर्क जो क्या होता है? स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में, तो P बराबर W by T। इसे हम P से सिर्फ यहां पे P से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैंने पावर से बताया था। ठीक है, कोई इशू नहीं, इसको हम आगे जाके करेक्ट करेंगे, ये आपस में हमारी बात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं। इट इज डिनोटेड बाय P बराबर W by T। ऐसे हम इसकी बात करें तो जूल पर सेकंड, और जो हम पावर इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं ना वो होता है क्या होता है? इसको एक शब्द में वाट कहते हैं, किलोवाट कहते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर ये सब होता है। It is commonly supplied by electric batteries and produced by electric generator। जनरेटर क्या करता है? जनरेट मींस उत्पन्न करना, पैदा करना। जनरेटर इलेक्ट्रिकल यानी जो इलेक्ट्रिक पैदा करे उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। और एक टर्म आता है हमारा बैटरीज। आगे हमारा है टॉपिक है बैटरीज पढ़ना। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स हमारा टॉपिक है, यानी रेसिस्टर या रेसिस्टेंस को हम जो जिससे रेसिस्टेंस मापते हैं या फिर जिससे रेसिस्टेंस मापी जाती है उसको हम रेसिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टर। तो हम रेसिस्टर को कैसे ग्रुपिंग करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड विद अ सिंगल सर्किट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। जो अगला पॉइंट है बच्चों उसका नाम है सीरीज ग्रुपिंग। जैसे कि हमने पढ़ा था रेसिस्टर को दो टाइप में करते हैं, सीरीज ग्रुपिंग में और पैरेलल ग्रुपिंग में कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? A type of grouping of resistor in which each resistor having same electric current, क्या होता है वो? same electric current but different क्या होता है? potential difference। यानी इलेक्ट्रिक करंट सेम हो और पोटेंशियल क्या हो? अलग अलग हो। तो उस प्रकार के रेसिस्टर को हम किस प्रकार से ग्रुपिंग करते हैं? सीरीज ग्रुपिंग। और फॉर n रेसिस्टर्स के लिए क्या हो जाता है? Rs बराबर R1 + R2 + D2 D2 Ra। ठीक है, ऑलरेडी हमने पूरा वीडियोस बना रखा है डेप्थ में। ये हमारा वन शॉट वीडियो है तो केवल हम फार्मूले पे फोकस करें और होता क्या उस पे फोकस करें। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है? अ टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर इन व्हिच ईच रेसिस्टर हैविंग सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है बट
यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस प्रकार के रेजिस्टेंस को हम जो अरेंजमेंट करते हैं वो क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग में करते हैं। फॉर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बाबू, 1/R2 1/R1 1/R2 डिवाइडेड 1/, ठीक है बाबू। अगला जो हमारा पॉइंट है, एक टर्म आता है सेल। इस सेल किसे कहते हैं, तो इन सिंपल वर्ड्स सेल इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय व्हिच वी कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में क्या होता है ना, कुछ केमिकल्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें उसी को सेल कहते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा सिंपल होता है सेल का। क्लियर हो बच्चों। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ईएम ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, ठीक है। EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होता है देखते हैं, द वर्क डन ड्यू टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। ध्यान से देखो, वर्क डन क्या किया जाता है, कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल में ले जाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, EMF। मान के चलो ये सेल है हमारा, ठीक है, यस इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, EMF। इसको हम E से डिनोट करते हैं और E का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या बोलूं, I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये ब्रैकेट में हमारा ऐसे होता है। अगला जो हमारा टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ड्यू टू इंटरनल अरेंजमेंट, यानी इंटरनल अरेंजमेंट के चलते जो हमारा रेजिस्टेंस होता है बच्चों, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे हमने निकाल रखा है E बराबर IR प्लस R। चलो इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। यदि यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, E बराबर IR प्लस IR लिख सकते हैं। इस IR को क्या कहते हैं लोगों, ध्यान से बताना, E बराबर हो जाएगा V प्लस IR हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, E को यहीं रहने दो, इस V को उधर ले जाओ माइनस V। अब ये बराबर है, बराबर में IR आ जाएगा, R को यही रहने दो, I को इसको नीचे रख दो। देखो तो आ गया बाबू। इसी फार्मूले से हमारा आ गया R बराबर E - D अपॉन E, यानी मास्टर से एक बराबर है, ठीक है बाबू, ठीक है। आगे देखो, अगला जो हमारा टर्म है वो है बैटरी। सर बैटरी किसे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स विद अ सिंगल सर्किट इज कॉल्ड बैटरी। यानी एक सिंगल सर्किट में यदि दो या दो से ज्यादा हम सेल को ऐड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके से होता है बाबू, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। एक्चुअली तीन होता है, मिक्स्ड भी होता है, बट हमें दो ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में दो ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाएगा, तीसरा हम खुद से कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, उसको देखिए बच्चों। अगला जो हमारा पॉइंट है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ये क्या होता है, a type of grouping of cells in which negative terminal of first cell, यानी negative terminal of first cell connected with positive terminal of second cell and so on, means that समझ लो, negative को positive के साथ, फिर positive को negative के साथ, फिर negative को positive के साथ, फिर positive को negative के साथ, ऐसे जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के grouping of cells को हम क्या कहते हैं, series grouping of cells कहते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में देख लो, a type of grouping of cells in which negative terminal of first cell connected with positive terminal of second cell, negative terminal of second cell connected with positive terminal of third cell and so on, all cells are connected, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है I, यानी इंटर, यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा, I क्या है हमारा करंट, करंट इसका वैल्यू क्या होता है करंट का, I इक्वल टू स्मॉल n इनटू E अपॉन स्मॉल n इनटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये है क्या, यहाँ पे n है, n नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, n है n नंबर ऑफ सेल्स। E है हमें पता है, ये E का यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग किसे कहते हैं, वो a type of grouping of cells in which positive terminal of all cells connected at a common point and negative terminal of all cells connected at the other common point, and arrangement is called parallel grouping। यानी नेगेटिव को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं, पॉजिटिव को एक साइड, इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। इसका फार्मूला होता है I = n * कैपिटल E अपॉन स्मॉल r प्लस स्मॉल n इनटू कैपिटल R, ठीक है। ऑलरेडी n r e क्या होता है हमें क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जैसे हमने बताया था कि वीडियो की शुरुआत में 40 पॉइंट्स में हम इसको क्लियर करेंगे 40 पॉइंट्स में, तो 35 पॉइंट्स हमारा हो गए। क्रिचॉफ्स लॉ बच गया, पोटेंशियोमीटर में एवरेज, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, फिर हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, उसका नाम है क्रिचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। क्रिचॉफ साहब थे, उन्होंने दो नियम दिया था, एक करंट लॉ और एक वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करंट लॉ समझ लेते हैं, फिर वोल्टेज लॉ समझ लेते हैं।
करंट लॉ में उन्होंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक करंट एट एनी नोड इज ऑलवेज जीरो। उन्होंने बताया था जितना आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे उतना ही हमें आउटपुट मिलेगा, यानी जितना इनपुट रहेगा उतना ही आउटपुट मिलेगा। समेशन इन इक्वल टू समेशन आउट, यानी समेशन इन प्लस समेशन आउट इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मिस दैट उन्होंने बताया था ये बातें। और मान के चलो ये हमारे पास कोई सर्किट है, यहाँ से मान के चलो ये करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है और इधर से जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर लिखेंगे, देखो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, बराबर लिखेंगे I4। क्या कहेंगे हम, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों आ रहा है, इतना जा रहा है, यानी इसको हम लिखना चाहे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 बराबर 0, ठीक है बाबू। तो उन्होंने ये बताया था। अगला जो हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल एंड टोटल ईएमएफ फॉर ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0, यानी जो टोटल पोटेंशियल होता है और जो टोटल ईएमएफ होता है उनका एडिशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, क्लोज्ड लूप के लिए। अब इसके एप्लीकेशंस होते हैं कुछ, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसके बारे में देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बाबू, व्हीटस्टोन ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी अननोन रेजिस्टेंस को जिसको हम मेजर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। व्हीटस्टोन ब्रिज एक यंत्र है, टेक्नोलॉजी जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। ये किसके बेसिस पे होता है, इट इज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अब अंतिम पड़ाव पे आ गए, 2 पॉइंट और बचे हुए। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो है मीटर ब्रिज। एक्चुअली जो हमारा है ना, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, ये सब एप्लीकेशंस है, किसके किसके एप्लीकेशंस है, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो मीटर ब्रिज किसे कहते हैं, मीटर ब्रिज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इससे भी हम अननोन रेजिस्टेंस मापते हैं, मेजर करते हैं किसी भी वायर का, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर। अगला जो हमारा टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय व्हिच वी कैन मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, यानी पोटेंशियोमीटर से हम क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल करते हैं, मेजर करते हैं। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ईएमएफ ऑफ सेल का पता करते हैं या फिर दो ईएमएफ के बीच में कंपैरिजन करते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस पता करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये किस पे आधारित होता है, इट इज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा टॉपिक जो चैप्टर नंबर 3 था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स, पूरे टॉपिक्स को हमने 40 पॉइंट्स में डिवाइड किया था। हर एक पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा। लगभग मैंने सारे एनसीईआरटी के जो फिजिक्स है चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का कवर अप किया। आप कमेंट करें यदि कोई भी पॉइंट छूट गया हो, मिस हो गया हो, आप कमेंट करें और बताएं सर आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। बाकी ये शॉर्ट वीडियो था हमारा, बाकी ये जो वीडियो था वन शॉट वीडियो था, ऑल कांसेप्ट्स इन अ वन वीडियो, इन अ सिंगल वीडियो। और ये आप देख ही पा रहे हैं कितने कम समय में, और जो YouTube पे वीडियो 2-2 घंटे के हैं, कंपैरिजन टू ये वीडियोस आपके लिए कितने फायदेमंद होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ है, यदि आपको लगता है एग्जाम में बेहतर आप कर पाएंगे, इससे आपके कांसेप्ट्स क्लियर हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करें, बताएं। और यदि कुछ कोई सुझाव देना हो तो वो भी आमंत्रित है, आप सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, जिसके अंतर्गत हमने आपको एनसीईआरटी क्लास 12 का फिजिक्स सारा कांसेप्ट आपको प्रोवाइड कराया। किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिजिक्स से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शिव 1 to 4 फिजिक्स, पहले हम बेसिक्स को क्लियर करेंगे। एक बार जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो पाएगा तब हम न्यूमेरिकल्स भी अच्छे कर पाएंगे और अपने जीवन क्षेत्र में फिजिक्स के माध्यम से हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।